जी स्क्रीन नजर आ रही है। जी। यस सर। जी जी, ठीक हो गया। ओके जी, मॉर्निंग क्लास का जो आखिरी रोल नंबर अवेलेबल है, आखिरी 4-5 रोल नंबर में से, वो इसको पढ़ दे एक दफा। मैं पढ़ूँ सर? जी पढ़ते हैं, रोल नंबर बताएं अपना। रोल नंबर पेपर 5। चले पढ़। Special relational set operators. Restriction is actually abbreviation for theta restriction, where theta stands for any simple scalar comparison operators equal, less than, greater than, equal. Theta restriction of relation A on attributes x and y in that order A, where x theta y is a relation with the same heading as A and with a body consisting of the set of all tuples of A such that the condition x theta y evaluates true for those tuples. X and y must be defined on the same domain. Operator must make sense for that domain. ठीक हो गया जी। रिस्ट्रिक्शन जो हमारे पास है, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला हमारे पास ऑपरेटर है जो हमने डेटाबेस में इस्तेमाल करना है। ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये रो वाइज फिल्ट्रेशन के लिए आती है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ आप लोगों की क्लास मैंने निकालनी है पीयूसी आईटी में, हमारे पास फॉर एग्जांपल आज तक 25,000 स्टूडेंट पढ़ के गए या 50,000 स्टूडेंट पढ़ के गए, उसमें से मैंने ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं जो इस टाइम मेरे से डेटाबेस पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे कुछ कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेंगी। वो कंडीशंस जब अप्लाई हो जाएंगी मेरे पास, तो मैं उसको बड़े इजीली करूंगा। क्या कोई मुझे गाइड करेगा कि किस किस्म की कंडीशंस होंगी जिनके साथ ही हमें पता लग जाएगा कि ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो है फिल्टर होके मेरे पास आ जाएंगे स्टूडेंट के टेबल में से, जिसमें पीयूसी आईटी के तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ। जी अच्छा जी, चलें। ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो हमने निकालने हैं, ये सेट ऑफ स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आएगा। मैं कहूँगा कि पीयूसी आईटी में कैंपस इज इक्वल टू न्यू कैंपस। कैंपस क्या होना चाहिए? न्यू कैंपस। डिग्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए BSSC। ठीक है, दो कंडीशंस लगा दी। पहली क्या है कि कैंपस कौन सा होना चाहिए? न्यू कैंपस। दूसरा क्या है? डिग्री कौन सी होनी चाहिए? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तीसरा कंडीशन हमारे पास क्या आएगी कि सेशन होना चाहिए 2018 का। आप लोगों का 18 है, 19 है? 2019 का। तो जब ये तीन कंडीशंस में लगा दूंगा तो आप लोगों की क्लास फिल्टर हो जाएगी। लेकिन स्पेसिफिकली इस क्लास के लिए मुझे साथ क्या भी लगाना है? वेयर कोर्स नेम इज इक्वल टू डेटाबेस। ये चार कंडीशंस लगाऊंगा तो ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स फिल्टर हो जाएंगे उन 50,000 रिकॉर्ड्स के अंदर से जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या ये बात समझ आती है? यस जी, सर। क्या ये बात समझ आती सर उसमें आफ्टरनून के भी आ जाएंगे ना फिर? है? हाँ, आफ्टरनून के, अभी क्योंकि ये दोनों क्लासें इकट्ठी हैं इस वजह से। अच्छा जी, इसकी रीजन हमारे पास क्या है जो हमने ये काम किया है? ये जो चार हमने कंडीशंस अप्लाई किए हैं, बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन है
जो थीटा के साथ आई है। थीटा एक ऑपरेटर है जिसमें ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर लग सकते हैं। थीटा की रिस्ट्रिक्शन का वैलिड होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं कंडीशन लगा सकता सैलरी इज इक्वल टू फरहान। सैलरी एक न्यूमेरिक एट्रीब्यूट है, उसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं एक स्ट्रिंग को जो फरहान है, ये कंपेरेबल नहीं है। हाँ। मैं कहता हूँ सैलरी इज इक्वल टू 20,000, बिल्कुल ये कंपेरेबल है, ये एक वैलिड कंडीशन। तो हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ऑपरेटर के जो वैल्यूज होनी चाहिए या एट्रीब्यूट नेम्स होने चाहिए, उनकी डाटा टाइप सेम होनी जरूरी है। अगर उनकी डाटा टाइप सेम नहीं होगी तो वो कभी काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूं सैलरी इज इक्वल टू 20,000 और पूरे टेबल में किसी भी रिकॉर्ड की सैलरी 20,000 नहीं है, तो उसके अगेंस्ट रिजल्टेंट 0 रिकॉर्ड आएगा, लेकिन वो कंडीशन ठीक है। ये इसका मतलब है उस कंडीशन को, उस क्राइटेरिया को कोई फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन कंडीशन वो ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल टू 30,000, तो नाम किसी का 30,000 नहीं हो सकता। ठीक है, नाम करेक्टर स्ट्रिंग है और जो सैलरी है या 30,000 है वो नंबर है। करेक्टर को नंबर से आप यूं कंपेयर नहीं कर सकते, तो क्योंकि करेक्टर और नंबर आपस में कंपेरेबल नहीं है, अगर आप ऐसी कोई कंडीशन लगाएंगे तो वो वैलिड रिस्ट्रिक्शन कंडीशन नहीं होगी और वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात क्लियर है? हम आगे चलें कि इस पे हमने कोई और बात मजीद करनी है? क्लियर है सर, क्लियर है। एग्जाम्पल है उसने, क्या एग्जाम्पल है जी? बताएं मुझे, इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, हो क्या रहा है इसमें? सर इसमें इसने डिपार्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है वाले हैं जिनका एलिमेंट सेल्स के इक्वल है। ठीक, तो सेल्स वाले लोग नजर आ जाएंगे, बाकी नजर नहीं आएंगे। तो 5 रिकॉर्ड में से 3 फिल्टर हुए हैं, 2 फिल्टर नहीं हुए। ठीक हो गया जी। आफ्टरनून के आखिरी 5 रोल नंबर्स में से कोई ये पढ़ दे। Projection. The projection of relational A on xy, so on z, where each of xy and z is an attribute of A, is a relation with heading xyz and body consisting of the set of all tuples xyz such that a tuple appears in A with x value, x, y value, y, so on z value z. Projection yields a vertical subset of relation. ठीक हो गया। अच्छा, रो वाइज फिल्ट्रेशन को हम रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, कॉलम वाइज फिल्ट्रेशन को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब ये आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट और एनआईसी है। मैं कहता हूँ यार मुझे हर स्टूडेंट की सिर्फ आईडी और एज दिखा दे, तो मैं आईडी और एज डिस्प्ले करवाऊंगा, नेम, डिपार्टमेंट और एनआईसी डिस्प्ले नहीं करवाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगी? प्रोजेक्शन। यानी कॉलम वाइज फिल्ट्रेशन ऑफ डाटा जो है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। रो वाइज को हम क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन। तो अब कॉलम्स को हम फिल्टर कर रहे हैं, जैसे नीचे देखें हमने सिर्फ नेम ले लिया, बाकी चारों को छोड़ दिया, तो ये क्या है? इट्स अ कॉलम वाइज प्रोजेक्शन। फिर आगे हमारे पास क्या है, जहां पे हमने क्या किया है? अच्छा, मुझे ये सेकंड जो एग्जांपल है ये बताएगा कोई कि इसका मतलब क्या है? सर इसमें रिस्ट्रिक्शन और प्रोजेक्शन दोनों ही हैं। यस, वी आर इम्प्लीमेंटिंग बोथ प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन, इसमें दोनों काम हो रहे हैं। 5 में से 3 रिकॉर्ड आए हैं और उन 3 रिकॉर्ड्स के भी तमाम एट्रीब्यूट्स नहीं आए, सिर्फ कितने आए हैं? 3 आए हैं। 2 को हमने उसमें से भी फिल्टर कर लिए। इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन प्लस रिस्ट्रिक्शन। सर लेकिन वो पिछली एग्जांपल में एज क्यों आई थी? वो हमने स्पेसिफाई तो नहीं किया था। क्या आई थी? एज भी आई थी ना, हमने तो नेम और डिपार्टमेंट Age. लिखा था। तो नहीं, वो प्रोजेक्शन मैं
मैंने बोला था ना कि नेम एज और डिपार्टमेंट, मैंने इसको देख के तो नहीं बोला था, मैं तो एक जनरल रूल की बात की है। इन पांचों में से किसी एक को छोड़ के बाकी को उठा ले तो वो क्या होगी? प्रोजेक्शन होगी। मैं आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट उठा लेता हूँ तो वो भी प्रोजेक्शन है। नेम, एज, डिपार्टमेंट एन आई सी उठा ले तो वो भी प्रोजेक्शन। ठीक है, वो तो कॉलम में से किसी भी कॉलम को फिल्टर कर देंगे तो वो प्रोजेक्शन में आ जाएगा। कल हम लोगों ने ज्वाइन पढ़ा था, आज हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, आज हम उसी को ज्वाइंस की सूरत में देखेंगे कि ज्वाइन हमारे पास कैसे चलते हैं। नेचुरल ज्वाइन है और इक्वी ज्वाइन हमारे पास आएगा। ओके जी, मॉर्निंग में से 40 में से 45 रोल नंबर के दरमियान जो लोग मौजूद हैं वो इसको पढ़ते हैं। Special relational operators. Join, natural join. Let relation A and B have headings XY and XZ respectively then. A join B is a relation with heading XYZ and with a body consisting of all the set of all tuples X colon X, Y colon Y, Z colon Z, such that a tuple appear in A with X value X and Y value Y, and in B with X value X and Y and Z value Z. There should be some common attributes. तो ये जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ गए हैं वो है हमारे पास B1, B2 और B, ये जो पहले टेबल का सेकंड कॉलम है और फर्स्ट टेबल का पहला कॉलम। अब हमने इनको जब ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करते हुए हमने करना क्या है? हमने B1 को राइट साइड वाले टेबल के कॉलम से मैच करना है। B1 इज इक्वल टू B1, पहला रिकॉर्ड मैच होता है। यस सर। तो हमारे पास पहला रिकॉर्ड आ जाएगा A1, B1, C1। B1 दोनों में मौजूद है तो नेचुरल ज्वाइन में वो सिर्फ एक दफा आएगा। अच्छा जी, अब B1 जो है पहले टेबल का पहला वैल्यू जो है इसको दूसरे टेबल की दूसरी वैल्यू से कंपेयर करो। B1 इज इक्वल टू B2, नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो ये नहीं आएगा रिजल्टेंट में। फिर B1 इज इक्वल टू B3, ये भी नहीं है। ये भी नहीं आएगा। अब अगला आओ, B2 इज इक्वल टू B1, इसकी सेकंड वैल्यू वहां की पहली वैल्यू से मैच कर रहे हैं। ये भी नहीं होगी। B2 इज इक्वल टू B2, ये मैच करती है। तो आ गया A2, B2, C2। ठीक हो गया। फिर B2 इज इक्वल टू B3 भी नहीं आएगा। फिर फर्स्ट टेबल की थर्ड वैल्यू दोबारा B2 है, इसको कंपेयर करो तो ये सिर्फ दरमियान वाली वैल्यू B2 से कंपेयर होगी। तो तीसरा रिकॉर्ड क्या आ जाएगा? A3, B2, C2। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है हमारे पास नेचुरल ज्वाइन इन दो टेबल्स के अंदर लगाएं तो ये तीन रिकॉर्ड्स आते हैं। हमने सिंपल क्या करना है, आपने जैसे नेस्टेड लूप लगाते हैं, नेस्टेड लूप लगा के चेक कर लेना है कि कौन सी वैल्यू दूसरे टेबल की कितनी वैल्यू से मैच कर रही है। जिस जिस वैल्यू से मैच करेगी वो पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। जो आपके पास कॉमन एट्रीब्यूट है वो दो दफा नहीं आएगा बल्कि कितनी दफा आएगा? एक। किस ज्वाइन की हम बात कर रहे हैं? नेचुरल ज्वाइन। इसकी हम बात कर रहे हैं नेचुरल ज्वाइन। अच्छा जी, इसका ज्वाइन लगाएं। चलें, सबसे पहला काम आप ये करें कि आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरेट करें। मेरे को एक टेबल के ऊपर बनाने हैं और ये जल्दी जल्दी कितने रिकॉर्ड बनेंगे? 9, ठीक है, कितनी हेडिंग्स होंगी? 3, 4, 4 होंगी, क्योंकि अभी नेचुरल ज्वाइन के लिए अभी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालने को कहना, 4 होंगी। चलें, ये अभी बनाएं और बना के मुझे दिखाएं। सब ने इकट्ठी स्क्रीन ऑन कर देनी है अपनी। यू विल हैव 3 मिनट, 3 मिनट में ये बनाएं जल्दी जल्दी।
बन गई है जी। सर स्लाइड शो नहीं सर स्लाइड नजर नहीं आ रही। लोग ने अभी तक लिखा ही नहीं इसको। सर बन गई है। चलें कोई दो लोग और बता दें तो फिर मैं देखता हूँ। तो बन गई। सर बन गई है। सर बन गई है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी दिखाएं, जिनसे जिस जिसने कर लिया दिखाएं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चलें। और अब्दुल्ला आ गया, उमर आ गया, ठीक है। बंद कर लें जिन लोगों ने दिखा दिया, बाद ताकि बाकी लोगों का भी मैं देख सकूं। चलें ठीक है। अच्छा जी, अगला काम आपने ये करना है, आपने मुझे कंडीशन लिखें ए डॉट आई डी ग्रेटर देन इक्वल टू बी डॉट आई डी। कंडीशन लिख ली है आप लोगों ने? सर सर रिपीट दोबारा करें। बता। ए डॉट आई डी ग्रेटर देन इक्वल टू बी डॉट आई डी।
अगला लिखें ए डॉट आई डी नॉट इक्वल टू बी डॉट आई डी। तीसरा लिखें ए डॉट आई डी लेस देन इक्वल टू बी डॉट आई डी। इन तीनों कंडीशन के अगेंस्ट आपने 3 टेबल बना के मुझे दिखाने हैं। पहले में वो वाले रिकॉर्ड्स आने चाहिए जिनकी ए डॉट आई डी, ए टेबल की आईडी जो है वो बी टेबल की आईडी से ग्रेटर और बराबर हो। दूसरे में जो ए डॉट आई डी नॉट इक्वल टू बी डॉट आई डी हो, और तीसरे में लेस देन इक्वल टू। तो इसके मुताबिक 3 टेबल जनरेट करके मुझे अभी बताएं कि क्या टेबल बनते हैं। मेरी बात समझ आ गई सर ये आपको? फॉर सर ये एग्जाम्पल तीन मैं, जी जी बोले। सर ये 3 टेबल इसी से बनाना है जो हमने अभी प्रोडक्ट का टेबल बनाया है। हाँ जी, जैसे अभी आपने 9 का टेबल बनाया है उसी तरह इसमें 4 हेडिंग होंगी और टेबल बनेंगे। आईडी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ए डॉट आई डी और बी डॉट आई डी से लिख लीजिएगा हेडिंग को। चले बनाएंगे तीनों टेबल। सर अपनी स्लाइड दिखा दें, टेबल दिखा दें, पहले डायरेक्ट ही बना लिया था मैंने। तो डायरेक्ट बनाया था बेटा, उसमें भी तो हेडिंग्स और वो मौजूद है। चले सर थर्ड वाला लेस देन है ना, ए डॉट आई डी लेस देन बी डॉट आई डी। लेस देन इक्वल टू है आखिरी जो।
जी सर कर लिए। कितने लोगों ने कर ली है? जी, कर कितने लिए लोगों ने सर। कर लिया? दिखाएं, कैमरा ऑन करें। ठीक है, अच्छा चलो इसको वेरीफाई भी कर लेंगे ये ठीक है कि नहीं है। मुझे ये बताएं, ग्रेटर देन इक्वल टू में कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं आपके? व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ a डॉट आई डी ग्रेटर देन इक्वल टू b डॉट आई डी? 8. 8। तीन, ठीक हो गया जी। नॉट इक्वल टू की क्या कार्डिनैलिटी है जी? 6. ठीक हो गया। a डॉट आई डी लेस देन इक्वल टू b डॉट आई डी की क्या है? 4. ठीक हो गया जी। चले, अब हमें कुछ कंडीशंस का आइडिया हो गया। अब आगे हमारे पास क्या है? थीटा ज्वाइन। थीटा क्या था हमारे पास? Restriction. रिस्ट्रिक्शन। चलें आप जरा इस पेज को पढ़ भी दें एक दफा, ये जो स्लाइड है। जी, Theta join. Let relations A and B have no attributes names in common, as in Cartesian product, and let theta be as defined in restriction. Then the theta join of relation A on the attribute X with relation B on attribute Y is defined by the result of the expression A times B, where X theta Y. It is a relation with same heading as Cartesian product of A and B and with a body consisting of the set of all those tuples belonging to that Cartesian product of the evaluate proof for x theta y. If theta is equals, the theta join is called an equijoin. ठीक हो। थीटा इज अ कंडीशन। अगर इक्वल की कंडीशन है तो ज्वाइन इक्वी कहलाएगा, अदर देन इक्वल कोई भी कंडीशन होगी तो वो नॉन इक्वी ज्वाइन कहलाएगा। अब जैसे हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल की कंडीशन थी तो ये नॉन इक्वी ज्वाइन होगा, नॉट इक्वल टू नॉन इक्वी ज्वाइन होगा, लेस देन इक्वल टू नॉन इक्वल इक्वी ज्वाइन होगा, सिर्फ ग्रेटर देन लगा दें वो भी नॉन इक्वी है। तो अदर देन इक्वल कोई भी कंडीशन होगी तो वो क्या कहलाएगा? नॉन इक्वी ज्वाइन कहलाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, थीटा ज्वाइन में ये हमारे पास आ गया आईडी ऑफ ए ग्रेटर देन आईडी ऑफ बी। यही हम लोगों ने इक्वल टू के साथ किया था, इसने सिर्फ ग्रेटर देन के साथ किया है और साथ में उसने इक्वल टू हमें बता दी है कि इक्वल टू में 3 रिकॉर्ड आएंगे। ठीक है, और नॉन इक्वी में कितने आ रहे थे? नॉन इक्वी जो 6 आ रहे। 6. अब ये भी एक आसान सी बात है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट 9 का है तो ये टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 9 ही है। उनमें से अगर इक्वल टू वाले 3 हैं तो नॉन इक्वल टू वाले कितने होंगे? 6। रिमेनिंग जो होंगे वो कौन से होंगे? अब आईडी ऑफ ए ग्रेटर देन आईडी ऑफ बी कितने हैं? 5। तो आईडी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आईडी ऑफ बी कितने होंगे? 4। ठीक है, तो वो उसी तरह आराम से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये ठीक है या ठीक नहीं है। अब ज्वाइन होता क्या? ज्वाइन हमें पता लग गया, एग्जीक्यूट कैसे होता है, ये कंडीशन है और कुछ भी नहीं है। ज्वाइन का पर्पस क्या है? 2 टेबल्स को मिला के रखना। हमने प्राइमरी की और फॉरेन की पढ़ी थी। हमने कहा था स्टूडेंट आईडी जो है वो स्टूडेंट के टेबल में 1 दफ़ा पढ़ा है, लेकिन अटेंडेंस के टेबल में वो शायद 1000 दफ़ा पढ़ा। तो अब अगर मैंने रोल नंबर 1 की तमाम अटेंडेंस देखनी है तो मैं क्या करूँगा? स्टूडेंट के टेबल में से स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू अटेंडेंस डॉट रोल नंबर वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। जहाँ पे रोल नंबर 1 होगा वो चेक कर रहे हैं और वो दोनों में मैचिंग होना चाहिए, किसमें? स्टूडेंट में भी और किसमें भी?
अटेंडेंस में भी, तो मुझे उस रोल नंबर 1 का तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स नज़र आ जाएंगे। तो दो टेबल्स में से जोड़ के मिला के डाटा उठाने के लिए हमें ये ज्वाइन लगाना पड़ता है। अब अगर आप मुझे बताएं दो बिल्डिंग्स हैं और उनको हमने मिलाना है एक ब्रिज से, तो कितने ब्रिज बनाने पड़ेंगे? दो बिल्डिंग्स हैं पैरेलल, उनको मिलाना है तो कितने ब्रिज बनाने पड़ेंगे? एक, तीन बिल्डिंग्स हैं तो दो, बल्कि तीन। क्यों? दो। दो। तीन बिल्डिंग्स हैं तो कितने बनाने पड़ेंगे? दो। चार हैं तो कितने बनाने पड़ेंगे? दो। तीन। 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 इसका मतलब है n-1 फार्मूला है। इसका मतलब क्या है? n-1। जितनी बिल्डिंग्स को मिलाना है या जितने टेबल्स का ज्वाइन करना है, उनमें उतने n-1 ज्वाइन लगेंगे। दो टेबल्स हैं तो एक ज्वाइन लगेगा, तीन है तो दो लगेंगे, चार है तो तीन ज्वाइन कंडीशंस लगेंगी। तो ज्वाइन की कंडीशंस लगेंगी हमारे पास, वो हम अकॉर्डिंगली देख लेंगे क्या है। 99% केसेस में सिर्फ इक्वी ज्वाइन लगता है। जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं कितना लगता है? 99% क्या लगता है? इक्वी ज्वाइन लगता है। बहुत थोड़े से केसेस होते हैं जिनमें आपके पास नॉन इक्वी ज्वाइन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात सुनो, मैं कहता हूं मेरे डेटाबेस में नंबर है 75, मेरा ग्रेड क्या बनता है? बी प्लस। चलो, मेरे 75 नंबर है तो बी प्लस ग्रेड बनता है मेरा, कैसे पता लगा? हमने एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन की हुई है। ये रेंज डिफाइन है। 85 से 100 के दरमियान जो है वो ए प्लस है, 80 से 85 के दरमियान ए है, उसके मे बी 75 टू 80 जो है बी प्लस है। तो जो जिस रेंज के अंदर लाई करेगा उसका ग्रेड वो होगा। अब अगर मैंने ये चेक करना है कि फरहान का डेटाबेस में ग्रेड क्या है, तो डेटाबेस सब्जेक्ट इज इक्वल टू डेटाबेस रोल नंबर 1 डॉट मार्क्स ऑफ डीबी इज इक्वल टू, ये मैं इसलिए लफ्ज बोल रहा हूँ ताकि हमें पता लगे कि हम कंपेयर क्या कर रहे हैं। फरहान के रोल नंबर पे डेटाबेस के सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए लो मार्क्स के, और लेस देन इक्वल टू होने चाहिए हाई मार्क्स के। ये लो मार्क्स और हाई मार्क्स कहाँ से आ गए यार? ये ग्रेड्स का एक टेबल हमने स्टोर करके रखा होगा कि ए प्लस जो है उसके लो स्कोर क्या है? 85। हाई स्कोर क्या है? 100। ए माइनस का लो स्कोर क्या है? 80। हाई स्कोर क्या है? 84। तो जो जिस रेंज में फॉल करेगा उसका वो ग्रेड होगा। तो फरहान के डेटाबेस के मार्क्स ग्रेड्स वाले टेबल के लो मार्क्स से ज्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए, और हाई मार्क्स से लेस होने चाहिए और बराबर होने चाहिए। जहां पे ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी उस रेंज में फरहान के नंबर है और फरहान का वही ग्रेड हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? जी, ये बात समझ आती है हमें? सर रिपीट कर दें एक दफा। चलो यार, ऐसा करते हैं, किधर है मैसेजेस आपके? इसमें मैं टाइप करता हूँ कंडीशन। अच्छा, मैं कहता हूं स्टूडेंट डॉट डीबी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू लो मार्क्स एंड देखो, मैंने ये दो कंडीशंस लगाई। मैंने कहा स्टूडेंट के डीबी मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाने चाहिए ग्रेड में जो लो मार्क्स का कॉलम है उससे, एंड स्टूडेंट डॉट
डीबी मार्क्स, सॉरी ये ग्रेटर ही लिख दिया, ये लेस देन रखना था, ये दूसरे वाला क्या होगा, लेस देन, यहाँ पे लेस देन कर लें, लेस देन इक्वल टू हाई मार्क्स। तो फरहान के डेटाबेस के मार्क्स ग्रेड के टेबल में लो मार्क्स से ज़्यादा और हाई मार्क्स से कम हो, वो उसका ग्रेड है। फॉर एग्जांपल मेरे 75 नंबर है और डी ग्रेड स्टार्ट होता है 50 से लेके 54 तक, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में तो मैं 50 से 54 वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा हूँ, लेकिन उसकी अगली कंडीशन क्या है कि 54 से कम होने चाहिए, नहीं मेरे 54 से ज़्यादा है, इसका मतलब है मैं डी ग्रेड में नहीं होऊंगा। फिर मैं अगले को देखूंगा, सी में भी अपर लिमिट को मैं क्रॉस कर लाऊंगा, फिर वो देखेगा सी प्लस को, फिर वो देखेगा बी को, फिर जाके बी प्लस में मेरा मैचिंग हो जाएगी, जहाँ पे लो से मैं ज़्यादा होऊंगा और हाई से मैं कम होऊंगा, तो उसे पता लग जाएगा मेरा ग्रेड की है। ठीक हो गया जी। तो ये सिचुएशन है हमारे पास। इस सिनारियो के अंदर कंपैरिजन इक्वालिटी का नहीं है, बल्कि रेंज को चेक कर रहे हैं। इसको चेक कर रहे हैं, रेंज लो और हाई के दरमियान को। तो ये वाली जो कंडीशन हमारे पास आ रही है, जो दो कंडीशंस मिलकर बना रही हैं, ये रेंज चेक कर रही हैं, तो ये कौन सा ज्वाइन होगा, नॉन इक्वी ज्वाइन। समझ आ रही है जी। Yes, sir. इधर आगे, इधर आए, चलो सबको हाय करो और वापस नीचे चले जाओ। चलो अब वापस ऊपर नहीं आना, आपने दरवाजा बंद करके नीचे चले जाए। हाँ मैं कर देता हूँ, लोग आप जाए। जी जी जी, ओके, अच्छा जी, आप नीचे चलो भी। इक्वी और नॉन इक्वी ज्वाइन का कुछ फर्क पता लगे हमें? हेलो, Yes, sir. Yes. चलें अभी इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। लैब में, आपकी पहली लैब में इसी की प्रैक्टिस होनी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, डिवीजन का ऑपरेटर अभी हम नहीं करेंगे। ओके, आफ्टरनून में 30 से 40 रोल नंबर के दरमियान जिसका दिल करे ये वाली स्लाइड पढ़ दे जरा। Some facts. Special operators. Some facts. If A and B have no common attribute names in common, A join B is equal to A times B. In equijoin, if one of the two attributes having common values is eliminated, maybe through projection, then the result is equal to the natural join. Join is both commutative and associative. A join B is equals to B join A. A join into B join C is equals to A join B into join C. अच्छा जी, इक्वी ज्वाइन से कुछ फैक्ट्स हैं, चलें एक छोटा सा क्विज है, एक एक्टिविटी है, ये तो मुझे बताएं जरा। वो कह रहे हैं कि ए टेबल है जिसकी कार्डिनैलिटी है 12 और उसकी डिग्री है 4। बी की है 10 और डिग्री है 4,
कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 20। अगले आपने आंसर करने हैं कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ ए इंटरसेक्ट बी। ए इंटरसेक्ट बी में कौन से रिकॉर्ड आएंगे? सर जो सेम होंगे। ठीक हो गया, बताएं कितने सेम है? 2 राट से टू सेम है। 2 सेम है जी, क्योंकि यूनियन में कौन से आने हैं? तमाम रिकॉर्ड्स आने हैं, और जो रिपीटिंग है वो 2 दफा आने हैं, तो टोटल 22 बनता है। आप 20 रहे, इसका मतलब है 2 कॉमन थे इसलिए वो रिपीट होके नहीं आए। तो हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट कितने रिकॉर्ड्स हैं? 2 रिकॉर्ड हैं। डिग्री इसकी 4 ही रहेगी और कार्डिनलिटी इसकी 2 हो जाएगी। वेरी गुड आंसर जी। कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ ए टाइम्स बी 120 100 और 4, 100 और 8। 120 होगा। हाँ 120 होगा। ये 100 वाला कौन था? 120 10 सर ये into मैं 12 था। 10 into 12 is 120 and 4 plus 4 is equal to 8. This is fine. आगे चलो, डिग्री ऑफ ए यूनियन बी 4 वो सेम ही रहनी, चेंजिंग होनी, फाइन। बट कार्डिनलिटी सर कुछ रिपीटिंग भी तो है बीच में से। यार डेफिनेशन पढ़ना जाके जो हमने की थी, पिछली वाली स्लाइडें तीनों पढ़ लोगे तो मैं पता लग जाएगा क्या था। कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ ए माइनस बी। जी जी, स्पीक अप। कार्डिनलिटी ऑल्सो सर से 10 होगी। कार्डिनलिटी 10 होगी। कार्डिनलिटी होगी जी बिल्कुल 10। नहीं होगी। तो नहीं आनी चाहिए सर। नहीं, कॉमन 2 है ना, तो 2 निकल जाएंगे, बाकी आ जाएंगे। 2 दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है वो तो नहीं आएंगे। ए माइनस बी का मतलब है ए के वो सारे रिकॉर्ड जो ए में तो मौजूद हैं, किसमें मौजूद नहीं? बी में। तो बी और ए में कॉमन तो 2 ही है ना, तो 2 निकल गए। 12 में से कितने बचे? बाकी 10। तो कार्डिनलिटी ऑफ एंड डिग्री ऑफ ए माइनस बी इज 10 और डिग्री 4 ही रहेगी। ओके, बी माइनस ए की क्या होगी? 8 कार्डिनलिटी 8 और ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा एक छोटा सा काम आपने ये करना है। सम मोर रिलेशन ऑपरेटर्स में रीनेम आ गया, समराइज आ गया और एक्सटेंड आ गया। ओके जी, कोई इसको रीड कर देगा मेरे लिए? रोल नंबर 20 से 30 के दरमियान, आफ्टरनून। Rename. It take a relation A and conceptually at least return a new copy of that relation in which some attribute has been given a new name, written as A rename X as Y, where X is an attribute name is in A. Its purpose is basically to rename attribute within a specific relation. ठीक हो गया जी। वो कहते हैं कि रीनेम का एट्रीब्यूट हम जो यूज़ करेंगे या ऑपरेटर यूज़ करेंगे, वो हम टेबल्स के नाम को चेंज करने के लिए या उनकी हेडिंग्स को चेंज करने के लिए। NIC नंबर शायद ज़्यादा रीडेबल नहीं था, तो मैंने उसका नाम चेंज करके ID कार्ड नंबर रख दिया। तो हेडिंग्स की नाम को चेंज किया जा सकता है टेबल्स की, और उसके लिए हम रीनेम का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एक्सटेंड। रोल नंबर 20 to 30 मॉर्निंग में से कोई पढ़ दे जी इसको। Extend takes a specified relation A and conceptually at least makes a new relation that is similar to the original relation but includes some additional attributes, values of which are obtained by evaluating some scalar computational expression. Written as extend A add expression as Y. The attributes added in this way can be used for any theta operation. It provides a way of incorporating horizontal or row-wise computations. बिल्कुल। अब ये तरीक़ाकार क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूँ,
एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास पड़ी हुई है, मैं करंट डेट में से उसकी डेट ऑफ बर्थ को माइनस करता हूँ तो उसकी एज कैलकुलेट हो जाती है। ये एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन। एक एम्प्लॉय की सैलरी मेरे पास पर मंथ पड़ी हुई है, मैं उसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसकी एनुअल सैलरी निकल आती है। तो ये एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन। ये क्या है? एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। डेट ऑफ बर्थ है तो उससे क्या है कैलकुलेट हो सकती है? एज। इसको डिराइव्ड इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, इसको एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करता हूँ और उससे नई इंफॉर्मेशन जनरेट कर लेता हूँ। तो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटेशन भी कहते हैं, एक्सटेंड करना भी कहते हैं और डिराइव करना भी कहते हैं। तीनों तरह की बातें हमारे पास होती हैं। ओके जी, रोल नंबर 10 से 20 के दरमियान मॉर्निंग में से कोई पढ़ दे इसको। Summarize. Let relation A with heading x on z, then summarize A by xy, add expression as m, is a relation with heading xy m and with a body consisting of set of all the tuples that are a projection of A. Over xy extend with a value for the new attribute m, then new m value is computed by evaluating the aggregate expression, the expression on all the tuples of A that have the same values for x on to y. It provides a way of incorporating vertical or column-wise computations. समराइज में आपने क्या करना है? 10 लोगों की सैलरी पड़ी हुई, आप कहते हैं यार एवरेज सैलरी क्या है सबकी, तो आप 10 को ऐड करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये समराइज इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एवरेज निकालना, समराइज करना, एवरेज निकालना, सम करना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरिएंस निकालना, काउंट लेना, ये सब हमारे पास किस में आ जाता है? यहाँ पे। अब इसमें हमने डिपार्टमेंट वाइज काउंट कर लिया है कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं। तो सेल्स में 2 है, मार्केटिंग में 1 है, एडमिन में 1 है। तो समराइज का मतलब होता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट एक वैल्यू जनरेट करना। तो हम समराइज कर लेते हैं अपनी चीज़ों को। आगे इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल से काम करना है, तो हमें ये 3 ऑपरेटर्स भी हमारे पास है, बड़े सिंपल से हैं। अच्छा। अब आपने ये जो 2 टेबल आपके पास है ना, ये नीचे वाले चारों क्वेश्चन आपको वो क्लास में भी लैब में भी करवा देंगे। अब आपने जो मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाना है वो आप सुन लें ज़रा। आपने इन दोनों टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरेट करना है। फिर आपने इसमें पहले टेबल को मैं ए कह रहा हूँ, राइट साइड वाले को मैं बी कह रहा हूँ। मैं कहूँगा ए डॉट डेप्थ नंबर लेस देन इक्वल टू बी डॉट डेप्थ नंबर, A dot depth number not equal to B dot depth number, और A dot depth number greater than B dot depth number। ये 4 आपने जो क्या नाम है टेबल्स हैं वो बना के लेके आने हैं। नीचे वाले चारों क्वेश्चंस आपको ने खुद अटेम्प्ट करने नहीं होंगे तो लैब में वो आपको करवा देंगे। ठीक हो गया जी, ये बात समझ आती है हमें? आपने लेक्चर को सुनना है, उसमें ये रिपीट होता रहेगा, जितनी दफ़ा दिल करे रिवाइंड करके सुनना। ठीक है? ओके सर। ओके, चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।